अन्य गद्य विधाएँ यूजीसी नेट हिंदी साहित्य इकाई 10। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी बंगला उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह जीवनी 3 भागों में विभाजित है। दिशाहारा शरत चंद्र की बचपन की घटनाएं, दिशा की खोज, साहित्य जीवन और जीविका की खोज, दिशांत सामाजिक कार्य व साहित्यिक विधाओं में उनकी रचनाशीलता को बताया गया है। सारांश। दिशाहारा 18 शीर्षक। शरत चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय एवं माता का नाम भुवन मोहिनी था। उनका जन्म 15 सितंबर 1876 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से गांव दवानंदपुर में हुआ था। शरत चंद्र के पिता कल्पनाजीवी थे, जिस कारण वह अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर रहते थे। शरत को भागलपुर में अपने नाना केदारनाथ गंगोपाध्याय के कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था। शरतचंद्र का बचपन देवानंदपुर में बीता। वहाँ बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। घर में खाने पीने की चीज़ों की कमी रहती थी। पिता एक स्थान पर ठहरकर जीवन यापन नहीं करते थे, जिससे परिवार को बार बार स्थान बदलना पड़ता था। इससे शरतचंद्र की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती थी। शरारती होने के बावजूद शरत पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन दिशाहीन रहने के कारण वह पथभ्रष्ट होने लगा। वह तालाब से मछली चुराता, बाग से फल चुराता और फिर उसे गरीबों में बांट देता था। शरारत के बावजूद भी वह पढ़ाई में मेहनत करता था। 18 वर्ष की आयु में एंट्रेंस पास करके भागलपुर के तेज नारायण जुबली कॉलेज में भर्ती हुआ, लेकिन घोर दरिद्रता में उसकी मां की मृत्यु हो गई। वह अपनी पढ़ाई की फीस नहीं जुटा पाता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ दिनों तक उसने अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए नौकरी की, फिर नौकरी छोड़ दी। वह निर्दा नाम की एक लड़की से प्रेम करता था। सामाजिक कठोरता के कारण उसका प्रेम असफल रहा। एक दिन पिता द्वारा संग्रहित कीमती पत्थरों को बेच देता है, जिस कारण पिता उसे सुना देते हैं और वह घर छोड़ कर निकल जाता है। वह साधु बनकर जीवन बिताने लगता है। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वापस घर आता है और अपने भाई बहन की चिंता करने लगता है। फिर रोजगार के लिए रंगून चला जाता है। दिशा की खोज 18 शीर्षक। इस शीर्षक की शुरुआत होने के प्रकरण में शरतचंद्र रंगून आज गया था। रंगून में वह अपने मामा अघोरनाथ के यहाँ रहकर नौकरी करने लगा। प्रारंभ में वह अस्थायी क्लर्क की नौकरी थी, जो बाद में स्थायी हो गई। वहाँ वह अच्छे गायक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अकस्मात प्लेग फैल जाने के कारण वह बीमार हो गया, लेकिन किसी तरह उसके प्राण बच गए। यही उनका परिचय शांति से हुआ। शांति का पिता एक बूढ़े से उसका विवाह करवाना चाहता था। अंत में शरत ने उससे विवाह कर लिया, लेकिन जल्द ही शांति की मृत्यु हो गई। इसी दौरान उनकी बड़ी दीदी कहानी प्रकाशित हुई। कुछ समय बाद उनका परिचय मोक्षदा नामक युवती से हुआ। शरत ने उससे विवाह कर उसका नाम हिरण्यमती देवी रखा। शरत पशु पक्षियों से भी काफ़ी प्रेम करता था। एक दिन अचानक उसके घर में आग लग जाने से उसकी सारी पुस्तक तेल चित्र, चरित्रहीन नारी का इतिहास जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं जलकर राख हो गई। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने लिखना बंद कर दिया, लेकिन अपने मित्रों के कहने पर पुनः साहित्य रचना शुरू कर दी।
कलकत्ता आने पर यमुना पत्रिका के संपादक के आग्रह पर नारी का मूल्य निबंध तथा रामेर सुमति आदि कालजयी रचनाएं की। उनकी बाल जीवन में लिखी कहानियाँ भी प्रकाशित होने लगी। उनकी लिखी रचना चरित्रहीन को अश्लील भी कहा गया, लेकिन फिर भी वह रचना करते रहे और श्रीकांत तथा विराज बहू जैसे उपन्यास की रचना की। अंत में वह त्यागपत्र देकर कलकत्ता चले आए। देशांत 30 शीर्षक। कलकत्ता लौटने पर लोगों ने शरतचंद्र का हृदय से स्वागत किया। कलकत्ता में वह एक किराए के मकान में पूरे परिवार को साथ और संगठित करके रहने लगे। कुछ ही दिनों में शरतचंद्र काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। उनकी कृतियाँ लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। देवदास, काशीनाथ, स्वामी दत्ता, गृहदाह आदि रचनाओं ने साहित्य जगत में धूम मचा दी। इसी समय शरतचंद्र राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए। उस समय तक स्वतंत्रता आंदोलन को जोर पकड़ चुका था। वह गर्म दल के विचारों को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते थे। लोकमान्य तिलक को सच्चे हृदय से स्वीकार करते थे। उनके अनुसार यदि सभी देशवासी मिल जाएं तो अंग्रेजों को 24 घंटों में देश छोड़ देना पड़ेगा। शरत बाबू को चरखा चलाने में विशेष आनंद आता था। वह महीन सूत काटना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि चरखा चलाने से स्वराज कभी नहीं मिल सकता। स्वराज पाने के लिए लोगों को त्याग करना पड़ेगा। यद्यपि वह रविंद्रनाथ के प्रशंसकों में से थे, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने मजदूरी के हित में हुए आंदोलन का साथ नहीं दिया, जिस कारण उन्होंने उनको अपनी नाराजगी भी दिखाई। यद्यपि उन्होंने कभी सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया। वह सत्याग्रह के पक्षपाती नहीं थे। उनके अनुसार कारागाह में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती है और वहाँ तंबाकू खाने की स्वतंत्रता भी नहीं रहती है। वह अपनी कहानियों में राजनीतिक विषय पर भी लिखते हैं, जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है। वह जमींदारी प्रथा के खत्म होने के पक्षपाती थे। उनके अनुसार जमींदार मजदूरों, छोटे किसानों का शोषण करते हैं, जिस कारण वह बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने पथेर दाबी नामक उपन्यास क्रांतिकारियों को संदेश देने के लिए लिखा। उनका मानना था कि स्वराज केवल क्रांति से ही आ सकता है, अहिंसा से नहीं। वह गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की मदद करते थे। एक दिन देवबंधु ने के देहावसान से वह काफ़ी दुखी हुए और राजनीति से उनका मोहभंग होने लगा। तभी अंग्रेज सरकार ने उनका उपन्यास पथेर दाबी को जब्त कर लिया, लेकिन तब तक उनकी पुस्तक घर घर पहुंच चुकी थी। जब पुलिस उनके घर तलाशी के लिए पहुंची तो पुस्तक की एक भी कॉपी नहीं मिली। बुढ़ापे में उनको कैंसर हो गया था, फिर भी वह कभी इसकी चिंता नहीं करते थे। वह कहते थे, रोग अपना काम कर रहा है और मैं अपना। अंत में वह ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जहां 16 जनवरी 1938 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। मुख्य पात्र केदारनाथ, नाना मोतीलाल, पिता भुवन मोहिनी, माता अघोरनाथ, छोटे नाना सुरेंद्रनाथ, मामा मणिंद्र, छोटे नाना का बेटा, शरतचंद्र का सहपाठी ठाकुरदास, बड़े मामा अक्षय पंडित, पहले गुरु राजू दोस्त, काशीनाथ दोस्त, धीरू दोस्त, नीला दोस्त, मुसाई सेवक नौकर, देवी छोटा मामा, राजेंद्रनाथ मित्र आयु में बड़ा, बंदोपाध्याय पंडित 5 वर्ष तक इन्हीं की पाठशाला में भर्ती, भोलू कक्षा प्रमुख, सदानंद मित्र साथ में मछली फल चोरी करता था, शांति पहली पत्नी, मोक्षदा हिरण्यमयी देवी दूसरी पत्नी, राजबाला
विराज बहू, नयनतारा, शशितारा। विशेष कथा की शुरुआत भागलपुर ननिहाल से होती है। उनके नाना लोग गांगुली परिवार के थे। मोक्षदास से शैव रीति से विवाह कर लिया। विवाह के बाद शरद ने उनका नाम रखा हिरण्यमयी देवी। शरदचंद्र ने मूल्य पर निबंध लिखने की योजना की। उनके विषय निम्नलिखित हैं: नारी का मूल्य, धर्म का मूल्य, ईश्वर का मूल्य, नशे का मूल्य, आत्मा का मूल्य, पुरुष का मूल्य, साहित्य का मूल्य, समाज का मूल्य, अधर्म का मूल्य, वेश्या का मूल्य, सत्य का मूल्य, झूठ का मूल्य, सांख्य का मूल्य, वेदांत का मूल्य। केवल नारी का मूल्य ही लिखा जा सका। अन्य मूल्यों का ना लिखा जाना साहित्य का दुर्भाग्य है। प्रमुख उद्धरण भूमिका से: हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथुराम प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है। इसका मुख्य कारण था शरदचंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति। उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कट इच्छा कई बार हुई। सही अर्थों में जिसे जीवनी कह सकें, वैसी कोई पुस्तक बंगला भाषा में नहीं है। उनके जीवन की कल्पित कहानी को जीवनी का रूप देकर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई है, पर उनमें शरद बाबू का वास्तविक रूप तो क्या प्रकट होता, वह और भी जटिल हो उठा है। प्रायः सभी मित्रों ने मुझसे कहा, तुम शरद की जीवनी नहीं लिख सकते। अपनी भूमिका में यह बात स्पष्ट कर देना कि शरद की जीवनी लिखना असंभव है। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, छोड़ो भी, क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे। नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है। बचपन और यौवन में किस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा था, उससे वे संतुष्ट नहीं थे। वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। प्रारंभिक जीवन में जिस अभाव, अपमान और उपेक्षा से उन्हें गुजरना पड़ा, उससे उनके कलाकार को तो बल मिला, पर उनका जीवन टूट गया। जीवन संध्या में क्या सचमुच उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने आवारगी का जीवन बिताया। नाना प्रकार के वास्तविक और अवास्तविक प्रेम प्रपंच किए। इस पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत रहे हैं। एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप में शरद बाबू से संबंधित रहे। दूसरे उनके समकालीन मित्रों के लेख संस्मरण, और तीसरे उनकी अपनी रचनाओं में इधर उधर बिखरे वे स्थल और प्रसंग जिनका उनके जीवन में सीधा संबंध रहा। इतने अनुभव के बाद उन्हें ढूंढ लेना बहुत कठिन नहीं हुआ। पुस्तक से इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थ में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए असंभव हो गया। यह देखकर शरद की माँ भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली आई। मोतीलाल एक बार फिर घर जमाई होकर रहने लगे। इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरद का साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से हुआ। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेकिन शीघ्र ही वह यह अवश्य समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे है। यह बात वह सह नहीं सकता था, इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ कर दिया और देखते देखते बहुतों को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। नेवर माइंड बेबी,
मद इंच नाई, डांस लिटिल बेबी, डांस ऑफ हाई, देयर लिटिल बेबी, देयर यू गो, को एंड केपार एंड को। उसके शौक भी बहुत थे, जैसे पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसके काठ के बक्से में रखा था, परंतु शर्त था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे। लेकिन उसके ये सब काम नाना लोग पसंद नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है। प्यार, अंदर आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना चाहिए और संध्या को स्कूल से लौटकर रात के भोजन तक चंडी मंडप में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुर था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि ना जाने कब किसको घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने पड़े। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़ा कठिन था, परंतु आँखों में धूल झोंकने की कला में शरत निष्णात था। बाग से फल चुरा लाने की कला में भी वह कम कुशल नहीं था। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल डाल तो शरत पात पात, यदि कभी पकड़ा भी जाता तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता। कथाशिल्पी शरत चंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम और सब्यसाची इस कला में निष्णात है। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं। वह बदमाश, वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। ना जाने कितने बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाज़ें गंगा की कल कल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके तन मन को सहलाता होगा और तब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। लेकिन शरत केवल पढ़ता ही नहीं था, उसको समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा भी उसमें थी। वह हर वस्तु को करीब से देखता था। एक तो घर जमाई, उसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव करना, इसी कारण वहाँ उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था। उस परिवार के मुखियों में ऐसा एक भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के दो शब्द भी कहता। यही समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। तब उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि प्रारंभ से ही उसमें वे गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर देते हैं। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है। हरा भरा, ताल तलैयों, नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण, मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं है। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। इसी गांव में 15 सितंबर 1876 शुक्रवार की संध्या को शरत का जन्म हुआ था। यहीं उसका बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ। माँ ना जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे हैं, उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ है।
सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने ना कभी गहनों की मांग की, ना कीमती पोशाक की। आत्मोत्सर्ग ही मानो उनका दाय था। वह भागलपुर में वे रहती थी, तब चाचाओं के इतनी बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माँओं के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी देखरेख करे। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या और कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। धीरू को एक शौक था, करौंदों की ऋतु आती तो वह उनकी माला तैयार करती और शरद को भेंट कर देती। शायद माल्यार्पण का अर्थ वह तब तक नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। उस दिन फिर शरद को माँ के हाथों मार खानी पड़ी। धीरू फिर पीटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह निरंतर प्रगाढ़ ही होती गई। बहुत दिन बाद शेषव की इस संगिनी को आधार बनाकर शरद ने अपने कई उपन्यासों की नायिकाओं का सृजन किया। शरद सुंदर नहीं था, आँखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन आँखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी। वर्ण श्यामता की ओर था और देह भी खूब रोगी, लेकिन पैर हिरण की तरह दौड़ने में मजबूत थे। बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता था। बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पथभ्रष्टता में ही अधिक होता था। वह दूसरों के बागों के फल फूल चोरी करने लगा था, लेकिन उन्हें वह दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। दूसरों के ताल से मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी, वह अब और भी बढ़ गई थी। थोड़े ही दिनों में उसके आसपास के लोग उससे तंग आ गए, लेकिन उसे पकड़कर दंड देने में वे सब असमर्थ थे। एक तो इसलिए कि वह फल और मछली को छोड़कर किसी और वस्तु को नहीं छूता था। दूसरे बहुत से निर्धन व्यक्ति उसकी लूट पर पलते थे। शरद चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की। वह वास्तव में रॉबिन हुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था। अर्धरात्रि के निबिड़ अंधकार में जब मनुष्य तो क्या कुत्ते भी बाहर निकलने में डरते थे, वह चुपचाप पूर्व निर्दिष्ट बाग में या ताल पर पहुंचकर अपना काम कर लेता था। इस शुभ कार्य में उसके कई सहचर थे, परंतु उनमें सबसे प्रमुख था सदानंद। सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही थी। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करता और यही अभिज्ञता उसकी प्रेरणा बन जाती। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा नाम था उसका। नीरू 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू भी नहीं पाया था। सुशीला, परोपकारिणी, धर्मशीला और कर्मठ होने के नाते वह प्रसिद्ध थी। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उससे किसी न किसी रूप में सहायता ना पाई हो। शरद उसे दीदी कहकर पुकारता था। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख कातर जाति के व्यक्ति थे ना। इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था। इन्हीं को देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों से कैसे करता है। इन्हीं प्रश्नों ने उसकी पर्यवेक्षण शक्ति को तीव्रता दी और दिया संवेदन। इसी संवेदन ने उसे कहानीकार बना दिया। वह इन दिनों पढ़ना लिखना छोड़कर लकड़ी के कारखाने में काम सीखता था।
यदि वह मोती जैसे अक्षर लिख सकता था तो लकड़ी की सुंदर वस्तुएं भी बना सकता था। अद्भुत चरित्र था उसका, एक साथ वीरता और बांसुरी की विद्या में निष्णात। कंठ स्वर कैसा मधुर था। हारमोनियम, क्लैरनेट सभी खूब अच्छी तरह बजाता था। अभिनय करने की उसमें असाधारण प्रतिभा थी। वह प्रतिभाशालियों के वंश में पैदा हुआ था, इसलिए प्रतिभा ने उसका मुक्त होकर वर्ण किया था। उसका पहला उपन्यास बासा या काकबासा पूरा हो चुका था। केवल मामा सुरेंद्र नाथ ने उसे छिपे छिपे लिखते देखा था। घंटों पर घंटे ना जाने कहाँ से आकर कहाँ चले जाते थे, पर उसका लिखना नहीं रुकता था। लेकिन बाद में यह रचना उसे पसंद नहीं आई। पिता की तरह उसने इसे पढ़ा, सोचा कि क्या यह रविन्द्रनाथ जैसी हो सकती है। घर में शरद के अतिरिक्त 2 छोटे भाई प्रभास और प्रकाश तथा एक छोटी बहन सुशीला उर्फ मुनिया थी। इसी बहन की प्रसूति में माँ ने प्राण दिए थे। बड़ी बहन अनिला की शादी हो चुकी थी। पत्नी के मरने पर छोटे बच्चों को लेकर मोतीलाल सचमुच अपंग हो गए। अनेक कारणों से ससुराल में रहना भी अब संभव नहीं था, सो खंजरपुर मोहल्ले में अलग मकान लेकर रहने लगे। लेकिन जो अब तक अर्जन की विद्या में शून्य थे, वह परिवार का पालन कैसे करते, इसलिए वह विकट समस्या उन्हें हताश करने में ही समर्थ हो सकी। इस प्रकार पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई समाप्त हो गई। नाटक, थिएटर, गाना बजाना और साहित्य सृजन, इन्हीं में उसका मन रमने लगा। राजू के साथ उसके अभियान और भी जोरों के साथ चलने लगे। उस समय कालिदासी नाम की एक नर्तकी मंसूरगंज में रहती थी। उसके पास बहुत पैसा था, अपना 2 मंजिला मकान था, लेकिन मन था उसका धर्म में कीर्तन करती थी। कंठ उसका बहुत मधुर था। इसी माधुरी के लोभ में राजू अक्सर वहाँ जाता था। शरद के कालीजा जाने का मार्ग भी उधर से ही था, इसलिए वह उसे भी नहीं छोड़ता था। कालिदासी इन दोनों से स्नेह करती थी। कंठ के माधुरी और वाक्पटुता के कारण नारियों का शरद के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। इन दिनों चोरी चोरी देवदास का सृजन चल रहा था। अति से भावुकता के बावजूद वह यह रचना शरद के अपने असफल उत्कट प्रेम की आत्मस्वीकृति ही है, जो उसे बहुत अधिक प्यार करती थी। स्कूल की वह साथिन धीरू देवदास में पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। धर्मदास के चरित्र का आधार बना नाना के घर का सेवक मोसाई और चंद्रमुखी का उपादान जुटाया इस नर्तकी ने। स्वयं शरदचंद्र ने कालिदासी के इस आभार को स्वीकार किया है। वह बाल विधवा थी और उस संकीर्ण युग की प्रथा के अनुसार उसे प्रकट रूप में उस सभा में भाग लेने का अधिकार हो ही नहीं सकता था। वह पुरुष ही लुक छिपकर यह काम करते थे जो नारी की स्थिति की कल्पना आसानी से की जा सकती है। लेकिन निरुपमा लिखती अवश्य थी और उसके भाई के द्वारा वे रचनाएं गोष्ठी में विचारार्थ उपस्थित की जाती थी। उस दिन कोई नहीं जानता था कि यह छोटी सी साहित्यिक गोष्ठी अनेक भावी साहित्यकारों को जन्म देने में सफल होगी। सुरेंद्र ने बड़े आश्चर्य से यह कहानी सुनी, लेकिन वह उस निर्दा को कभी देख नहीं पाया, कोई भी नहीं देख पाया। हाँ, चर्चा बहुत लोग करते थे। उसका प्रेम इतना मौन, इतना रहस्यमय था कि उसका ताप ही लोगों को छूता था। उसका रूप कभी किसी के सामने नहीं आ सका। निर्दा कभी कल्पना लोक के एकांत में उसके पास ऐसे आती जैसे नींद में चल रही हो। उसे लिखते देखती रहती, बोलती नहीं। शरद को यह मौन असहम हो उठता। तब निर्दा एकाएक
पास आ बैठती, कहती, सुनाओ तो क्या लिखा है। कहानियाँ ही कहानियाँ, सत्य कभी प्रकट नहीं हुआ। पर जाने दें ध्रुव को, निर्दा का एक नाम राजलक्ष्मी भी हो सकता है। उसे पार्वती व माधवी भी कहकर पुकारा जा सकता है, और यह भी हो सकता कि वह निर्दा निरुपमा ही हो। उसकी रचनाएं पढ़ पढ़ कर अभिभूत होती रहती थी, और शरत उसकी कविताओं की प्रशंसा करता रहता था। इसी प्रशंसा के माध्यम से मन ही मन प्रेम का अंकुर सब बाधाओं को ठेलकर ऊपर आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह घर में अकेली थी और शरद बाहर बैठक में बैठा हुआ था। अक्सर वहीं बैठकर वह कभी पढ़ता तो कभी लिखता, और शरद मस्तक नीचा किए धीरे धीरे वहाँ से लौट आया। निरुपमा उसे इस बात के लिए क्षमा न कर सकी। उसने अपने दादा से इसकी शिकायत की। दादा शरद के सहपाठी थे। उन्होंने सोचा होगा कि निर्धन, निरीह और तत्कालीन मानदंडों के अनुसार दुस्साहसी और दुराचारी शरद यह साहस कैसे कर सका। कोई सुन लेगा तो क्या होगा, क्या होगा नीति परायण संभ्रांत परिवार की इस विधवा का। प्रेम की पीर अभी भी शरद को परेशान कर रही थी। उसकी प्रेमिका निर्दा उससे विमुख होकर भागलपुर से चली आई थी। उसने सुना था कि आबकारी के किसी दारोगा के साथ वह यहाँ आकर रहने लगी है, इसलिए वह मुजफ्फरपुर आया था, और एक दिन उसने उसे ढूंढ ही लिया। लेकिन निर्दा ने उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखा तक भी नहीं। प्रेम अंधा होता है। शरद अब भी यह विश्वास करता था कि निर्दा उससे प्रेम करती है। वह उसका पीछा करता रहा। परेशान होकर एक दिन निर्दा ने दारोगा से शिकायत कर दी। दारोगा ने उसी दिन शरद को पकड़ा और खूब पीटा, इतना कि बहुत देर तक वह बेहोश पड़ा रहा। मालूम नहीं उसके बाद भी उसका भ्रम टूटा या नहीं। वह सारी कहानी एक विराट भ्रम है। माँ पहले ही चली गई थी, पिता भी चले गए, बड़ी बहन दूसरे घर की थी, शेष रह गए थे 3 छोटे भाई बहन और वह स्वयं। उसे उनकी चिंता नहीं थी। चिंता थी इस अबोध बालकों की। छोटी बहन सुशीला को मकान मालकिन बहुत प्यार करती थी। ऐसी अनिश्चित और विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी साहित्य साधना मौन रूप से चल रही थी। चरित्रहीन का सृजन आरंभ हो चुका था। शरद तो अपने को छिपाने में ही आनंद पाता था। रंगून जाने की बात भी उसने किसी से नहीं कही। उसे डर था कि उसके मित्र उसे जाने नहीं देंगे, लेकिन उसके सामने पूरा जीवन पड़ा था। उसके भाई बहन थे, उनका भार अब वह किस पर छोड़ सकता था। उसे किसी तरह जीविका अर्जन करनी ही चाहिए। केवल अपने एक मामा देवी को ही उसे अपने इस निश्चय की सूचना दी थी। उसके पास पैसे भी तो नहीं थे। किसी तरह उसने किसी से भाड़े के रुपये उधार लिए और एक दिन सवेरे 4 बजे भवानीपुर के घर से स्टीमर घाट की ओर चल पड़ा। बस अकेला देवी ही उसके साथ था। भाड़ा चुकाकर उसके जेब में 1-2 रुपये शेष रह गए। वह नहीं जानता था कि अब वह फिर भारत लौट भी सकेगा या नहीं। इसके अतिरिक्त एकांत में अध्ययन करने का उसका शौक निरंतर बढ़ता जा रहा था। एक दिन वही शौक सब कुछ को परे धकेल कर सर्वोपरि हो उठा। तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस पलायन के पीछे उसके लेखक बनने की मौन साधना ही छिपी हुई है। स्वामी जी मुस्कुराए, उत्तर दिया, इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह तो वास्तविक दुख नहीं है, वह तो उसकी दीक्षा है। सुख पाते ही मनुष्य उसको भूल जाता है। व्यथा रूपी दुख पाने पर ही उसके मन में सक्षम समझ आती है।
शरत ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ के समान न केवल साहित्य में बल्कि संगीत और चित्रकला में भी रुचि ली थी। यद्यपि इन क्षेत्रों में उसकी कोई उपलब्धि नहीं है, पर इस बात के प्रमाण अवश्य उपलब्ध हैं कि कई वर्ष तक उसने चित्रकला की साधना की थी। वह बहुत से चित्र बनाए थे। वह नारी प्रचलित अर्थों में उनकी पत्नी नहीं थी। हिंदू रीति से बारात चढ़ाकर और अग्नि के चारों ओर फेरे लेकर उन्होंने उससे विवाह नहीं किया था, लेकिन वह उनकी जीवन संगिनी निश्चय ही थी। इसके बाद कहने को कुछ शेष नहीं रह जाता। सेव रीति से दोनों ने विवाह कर लिया। शायद यह कहानी राई रत्ती इस तरह नहीं घटी, कैसे घटी यह कोई नहीं जानता, पर यह सच है कि यह विवाह समाज और कानून सभी प्रकार के विवाहों से किसी प्रकार कम नहीं हुआ। लेकिन जब तक गाजे बाजे के साथ विधि विधान संपन्न न हो, तब तक समाज इस बात को कैसे स्वीकार करे ना करे। सर्वहाराओं के बीच रहने वाले शरद ने तो स्वीकार कर लिया था। उसने मोक्षदा से कहा, आज से तुम हिरण्मयी हुई, तुम खरे सोने के समान हो, उस पर कभी भी किसी प्रकार का मेल नहीं जम सकता। तुम्हारे अंतर के उज्जवल रूप को मैंने देख लिया, वह मेरी शक्ति बनेगा। अंग विशेष लोगों को खोलकर नहीं दिखाते, यह मैं जानता हूँ, किंतु घायल स्थान भी नहीं दिखाते, यह नहीं जानता। समाज में यदि कोई डॉक्टर है जिसका काम घावों की चिकित्सा करना है, वह क्या किसी की सुनता है? जो पक गया है उसको बांधे रखना दूसरों के लिए देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जिस आदमी के शरीर में घाव है उसको तो कोई सुविधा नहीं होती। केवल सौंदर्य सृष्टि के अतिरिक्त उपन्यास लेखक का और एक महत्वपूर्ण काम है। यह काम यदि घाव को देखना है तो वैसा करना ही होगा। ऑस्टिन मेरी कारेली एवं सारा ग्रेड के समाज के अनेक घावों पर पर्दा उठाया है, ठीक करने के लिए, केवल लोगों को दिखाकर भयभीत करने या मनोरंजन करने के लिए नहीं। तुमने लिखा है कि चरित्रहीन दूसरे के नाम से प्रकाशित करना, इससे सबसे अधिक दुख हुआ। मैं क्या इतना हीन हूँ? अच्छा बुरा जैसा भी है, इसका परिणाम मैं ही भुगतना चाहता हूँ। इतना कुरुचिपूर्ण है तब तो निश्चय ही मेरे नाम से प्रकाशित होगा। नाम में क्या है? कौन यह लोभ करे? यह लोभ होता तो भाई चुप रहकर इसने दिन कष्ट ना सहता। शरदचंद्र प्रथम से। जिस समय शरद ने कलकत्ता छोड़कर रंगून की राह ली थी, उस समय वह तिरस्कृत, उपेक्षित और असहाय था, लेकिन अब वह 13 वर्ष बाद कलकत्ता लौटा तो ख्यातनामा कथा शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। वह नहीं रह गया था, वे के पद पर प्रतिष्ठित हो चुका था। आरक्षणीय एक मार्मिक कथा है। पहले उसका अंत उन्होंने नायिका की आत्मकथा से किया था। वह अत्यंत कुरूपा थी। उसकी मर्मान्तिक व्यथा से मुक्ति उसे जल में डुबा देने में ही लेखक ने समझी, परंतु ऐसा लगता है कि यह अंत ना तो पाठकों को ग्राह्य हुआ और ना लेखक को ही अच्छा लगा, विशेषकर प्रकाशक। शरदचंद्र के जीवन का स्वर्ण युग जैसे अब आ गया था। देखते देखते उनकी रचनाएं बंगाल पर छा गई। एक के बाद एक श्रीकांत प्रथम पर्व, देवदास, निष्कृति, चरित्रहीन और काशीनाथ पुस्तक रूप में प्रकाशित होते चले गए।
एकादश वैरागी, श्रीकांत द्वितीय पर्व, ग्रहदहा, स्वामी दत्ता, आमार आशय का लिखना और पत्रों में प्रकाशित होना भी चलता रहा। अपनी अपनी रुचि और दृष्टि से पाठकों और आलोचकों ने प्रत्येक रचना की सराहना की है। चरित्रहीन में जिस नारी चरित्र की सृष्टि हुई है उसकी समाज में कभी कमी नहीं रही। और फिर शरतचंद्र ने तो तभी चरित्रहीनों के चरित्र की धर्मप्राण हिंदू की तरह रक्षा की है, लेकिन समाज में वे ही धर्मप्राण व्यक्ति उनके विरुद्ध हो उठे। उनमें दो नारियां भी थीं, दोनों विधवाएं भी थी। एक प्रौढ़ा थी, दूसरी युवती। अवसर पाकर वह युवती उसके पास आई, उन्हें प्रणाम किया और ऐसे देखने लगी जैसे बहुत दिनों से परिचय हो। मधुर स्वर में बोली, आपने मुझे बचाया है, आप गुरु हैं, मैं आपकी विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। अवाक शरद बोले, मैंने तुम्हें बचाया है? कब, कहाँ? मैंने तो कभी तुम्हें पहले देखा भी नहीं। युवती का रंग जैसा गोरा था वैसी ही उसकी मुखश्री थी। उसने शरद बाबू को अपनी कहानी कह सुनाई। बोली, मेरे पिता बंगाल के बाहर किसी कॉलेज में अध्यापक हैं। जब मेरी उम्र 2 साल की थी तभी मेरी माँ मर गई थी। तब से पिता ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। विवाह 17 वर्ष की आयु में हुआ, लेकिन इसी काशी में केवल 3 दिन के बुखार में मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं फिर पिता के पास लौट आई। भूला रखने के लिए उन्होंने मुझे फिर से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उनका एक छात्र था, हमारे ही घर में रहता था। पिता उससे बहुत स्नेह करते थे। क्लास में किस दिन कौन सा लेक्चर होगा इसका हिसाब किताब उसी के पास था। सारी ज़रूरत की किताबें और नोट्स की कापियाँ भी वही ठीक रखता था। मैं उससे गणित और साहित्य पढ़ती थी और इसी तरह 1.5 वर्ष बीत गया। इस मिलने जुलने के कारण हम दोनों में काफ़ी परिवर्तन हो गया। वह लड़का इस बात को समझता था। उसने एक दिन पिताजी से कहा, मैं अब नहीं पढ़ा सकूँगा। पिताजी सब कुछ समझ गए। मुझ पर उन्हें क्रोध भी आया और इसलिए मुझे उन्होंने बराह नगर कलकत्ता भेज दिया, मगर मेरा दिल वहीं अटका रहा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि ना जाने कैसे हम दोनों में चिट्ठी पत्री आरंभ हो गई और फिर वह लड़का भी एक दिन कलकत्ता आ पहुंचा। अब हम दोनों नियमित रूप से मिलने लगे। अंत में एक दिन वह भी आया जब हमने निश्चय किया कि कुछ भी क्यों ना हो हम लोग कहीं भाग चलें और सदा के लिए एक हो जाएं। वह दिन भी निश्चित हो गया। यह तय हो गया कि उस रात में जागती रहूंगी। 2 बजे वह गाड़ी लेकर आएगा। नीचे जिस कमरे में मैं सोती हूँ उसकी खिड़की पर एक दस्तक देगा और मैं सदा के लिए घर से निकल जाऊंगी। एक क्षण के लिए वह लड़की रुकी, फिर बोली, उस दिन की बात मैं आसानी से नहीं भूलूंगी। वह सारा समय एक विचित्र बेचैनी, चिंता और उत्तेजना के बीच कट गया। अभी तो रात भर जागना था। शाम को मैंने अपने मेरे भाई से कहा, मुझे लाइब्रेरी से एक अच्छा सा उपन्यास ला दो। सोचा था पढ़कर जागती रहूंगी, इसलिए मोटा सा उपन्यास लाने को कहा और वह एक उपन्यास ले आया। अच्छा खासा मोटा उपन्यास था। नाम था चरित्रहीन। पढ़ते ही मेरा कलेजा धड़कने लगा। सोचा, यह प्रकृति का कैसा परिहास है। क्या मैं चरित्रहीन होने तो नहीं जा रही। खाना पीना होने के बाद सभी सोने चले गए। मैंने किताब हाथ में लेकर कमरे की अर्गला बंद कर दी। पढ़ने लगी। जब किताब खत्म हुई तब रात के 2 बज रहे थे। तब तक मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। चरित्रहीन की किरणमयी ने मुझे उबार लिया। ठीक समय पर खिड़की पर दस्तक पड़ी। समझ गई कि वह आ गया है। खिड़की पर आकर मैंने उससे विनती की, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जा सकती।
उस समय के उसके निराश मुख की वह छवि मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। लगा जैसे मैंने उसके पैरों के तले से धरती हटा ली है। किसी तरह उसने कहा, सारा इंतजाम हो गया है, रेल का टिकट भी खरीद लिया है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे अन्याय हुआ, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जा सकूंगी। विकल विवश वह थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, फिर दीर्घ निश्वास खींचकर वहाँ से चला गया। उसके बाद उसका क्या हुआ मैं नहीं जानती। मैं भी अपनी इस नानी के साथ काशी चली आई। यहाँ आए आज साल भर हो गया है। आज भी सोचती हूँ आपकी उस किरणमयी ने मुझे बचा लिया। अपना चरित्रहीन पढ़कर आपका चरित्रहीन पढ़कर आपको देखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन बाबा विश्वनाथ इतनी जल्दी यह इच्छा पूरी कर देंगे यह नहीं सोचा था। उस दिन आपका चरित्रहीन ना पढ़ती तो आज कहाँ जाती, क्या दशा होती मेरी, सोच भी नहीं सकती। आपने मेरी रक्षा की, चिर कृतज्ञ हूँ। शरतचंद्र का मन उस दिन सचमुच ही गदगद हो उठा। कितनी गाली गलौज सुननी पड़ी थी उन्हें उसके लिए। यही पर दुख कातरता उनके साहित्य में मुखर हुई और इसी कारण वे इतने लोकप्रिय हुए। उनके पाठक जान गए थे कि श्रीकांत की आवारगी के बावजूद उन्हें भारी दुखों के बीच में से अपना रास्ता ढूंढना पड़ा है, और यह भी कि अन्याय को देखकर उनका क्रोध उफन उठता है। जैसे उनके विचारों के अंतराल में वैसे ही जीवन में भी पीड़ा की धारा प्रवाहित होती रही है। शरद साहित्यकार थे और साहित्यकार प्रायः राजनीति के दलदल से दूर रहता है, परंतु वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया है वह केवल शुष्क राजनीति ही नहीं है, देश की मुक्ति का व्रत है। जो देश की दास्तां को सह सकता है वह साहित्यिक नहीं है। महात्मा जी, आपने असहयोग रूपी एक अभेद अस्त्र का आविष्कार किया है। अगर जनता सरकार से सहयोग ना करे तो वह एक दिन में ही समाप्त हो जाए, तब हम 1 वर्ष में नहीं 24 घंटे में स्वराज ले सकते हैं। स्त्रियां बहुत नहीं थी। शरतचंद्र ने उनके लिए भवानीपुर में नारी कर्म मंदिर की स्थापना की और उसके परिचालना का भार सौंपा देशबंधु की बहन उर्मिला देवी को। हमारे यहाँ कला में कल्याण और मंगल की भावना को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसलिए जिस कलात्मक सत्य की पृष्ठभूमि में यह भावना ना हो उसके प्रति मेरे मन में कभी आदर का भाव नहीं रहा है। मैंने कला को कभी क्रीड़ा कौतुक के रूप में नहीं देखा है, मैं उसे मनुष्य के जीवन की चरम साधना के रूप में मानता हूँ। शरतचंद्र नाटककार नहीं थे, परंतु उनके उपन्यासों के नाटक रूपांतरों ने बंगाली रंगमंच की दुर्दिन में रक्षा अवश्य की। रचनाओं की लोकप्रियता कथा में नाटकीय तथ्यों की प्रधानता, पारिवारिक वातावरण और पात्रों में आत्मीयता, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, यथार्थवादी अंतर्दृष्टि, प्रसाद गुण, प्रांजल, सरल, अंतःस्पर्शी भाषा, कितने सारे गुण उस शक्ति का आधार थे। लेकिन एक अवगुण भी था, हृदय पक्ष का असाधारण महत्व अर्थात भावुकता की प्रधानता। इसलिए चरम परिणति न्याय संगत नहीं रह पाती थी। उनके नाटकों में षोडशी सर्वश्रेष्ठ है, इसका गठन कौशल निर्दोष है और कथा में माधुर्य है, लेकिन दूसरे नाटक उतने सफल नहीं हो सके। शरद बाबू ने अपने साहित्य में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि पुरुषों के बनाए हुए झूठे शास्त्र केवल स्त्रियों को बांध रखने की बेड़ियां हैं, जिस प्रकार हो उन्हें रोक रख कर उनसे सेवा लेने के खाली जाल हैं। सतीत्व की महिमा केवल स्त्रियों को बतलाई जाती है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं।
यह सब धोखा है। उसी अन्याय के प्रति उन्होंने युद्ध करने की घोषणा की और चुपचाप वे जीवन भर लड़ते रहे। इसी कारण यही सही अर्थों में वे नारी जाति के मसीहा बन गए। इसी कारण बंगाल की नारियों ने उनका अभूतपूर्व अभिनंदन किया। उनकी 57वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनको अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए गदगद होकर उन्होंने कहा, पराधीन देश के अधःपतित समाज की असहाया अंतःपुरचारिणी के हृदय की मुख आनंद वेदना को तुमने भाषा में मूर्त कर दिया है। उनके दुर्गतिपूर्ण जीवन के सुख दुखों की सभी अनुभूतियों को निविड़ सहानुभूति में ढालकर तुमने साहित्य में सत्य करके प्रत्यक्ष करा दिया है। तुम्हारी अनाविष्ट दृष्टि, सूक्ष्म पर्यवेक्षण सामर्थ्य, सुगंभीर उपलब्धि शक्ति तथा विचित्र मानव चरित्र की अतल स्पर्शी अभिज्ञता ने निखिल नारी चित्र की निगूढ़ प्रकृति का गुप्ततम पता पा लिया है नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता, हम लोग तुम्हारी वंदना करती हैं। सब तरह का आत्माभिमान तथा सब तरह की हीनता की हालत में भी नारी की प्राकृतिक विशेषता सब देशों के सब समाजों में मौजूद है। तुमने उसके अकृत्रिम रूप को प्रत्यक्ष किया है, उसकी सत्य प्रकृति का अध्ययन किया है सन्नारियों के अंतर्यामी, हम तुम्हारी वंदना करती हैं। आज के इस विशेष दिन हम यह बताने आई हैं कि हम तुम्हारा सम्मान करती हैं, हम लोग तुमको श्रद्धा करती हैं, हम तुमको प्यार करती हैं, तुमको हम लोग अपना करके ही समझती हैं। है नारियों के परम श्रद्धेय मित्र, तुम हम लोगों को परम प्रिय हो, तुम हम लोगों के परम आत्मीय हो, हम तुम्हारी वंदना करती हैं। उन्होंने अनेक असहाय नारियों की न केवल आर्थिक सहायता ही की थी, बल्कि कईयों को अपने घर में आश्रय भी दिया था। शिवपुर के एक युवक प्रतुल मुखर्जी को वे बहुत अरसे से जानते थे। उसने अपने परिजनों और मित्रों के विरोध के बावजूद दुर्गा देवी नाम की एक विधवा से विवाह किया था। विरोध के उस वातावरण में दुर्गा देवी को शरद बाबू ने कुछ समय के लिए अपने घर में शरण दी थी और लिखना पढ़ना सिखाने की चेष्टा भी की थी। समाज के सभी वर्गों की नारियों से उनके सदा सहज और आत्मीय संबंध रहे। उनकी कहानियाँ सुनने को वे नारियाँ जैसे लालायित रहती थी। उनके कहने की भावभंगिमा पर वे मुग्ध थी, उनके विचारों पर वे प्राण न्यौछावर करती थी। ऐसा निस्वार्थ, ऐसा उदार, ऐसा मुक्त मनुष्य अब से पहले उन्होंने कहाँ देखा था। उनकी इसी अगाध भक्ति के कारण तो वे उन्हें जान सके और उनके प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर सके, उन्हें मनुष्य की मर्यादा दिला सके। पद दलित नारी को उन्होंने मनुष्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। वह शरदचंद्र इस बर्बर बर्ताव की बात सुनकर कैसे शांत रह सकते थे, लेकिन वे सज्जन अब भी विभ्रांत हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी प्रशंसा करने के बजाय शरदचंद्र उन्हें डांट क्यों रहे हैं। क्या मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके प्रत्यक्ष परिचय से परोक्ष परिचय अधिक सुगम होता है? शरद उस जाति के मनुष्य नहीं हैं, उनके पास जाकर ही उनको पाया जा सकता है। मेरी वहाँ हानि हो गई, फिर भी उनसे मिलना जुलना या बातचीत नहीं हुई, ऐसा नहीं है। केवल मात्र मिलना नहीं, यदि पहचान हो सकती तभी अच्छा होता। समकालीन होने का सुयोग सार्थक होता हुआ नहीं, किंतु उसी समय विस्मयजनक आनंद से
भरकर दूर से ही मैंने उनकी रचना बिंदों का लल्ला, विराज बहू, राम की सुमति, बड़ी दीदी पढ़ ली है। सोचा है मन का मनुष्य पा लिया, मनुष्य को प्यार करने के लिए इतना ही काफ़ी है। जीवन सांध्य में बचपन की याद हो आना बहुत स्वाभाविक है। हिरणमयी देवी लोगों की दृष्टि में शरतचंद्र की पत्नी थी या मात्र जीवन संगिनी, इस प्रश्न का उत्तर होने पर भी किसी ने उसे स्वीकार करना नहीं चाहा, लेकिन इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि उनके प्रति शरद बाबू का प्रेम सचमुच हार्दिक था। अल्पशिक्षिता, अनेक बातों से अनभिज्ञ, सरल प्राणा ग्रामीण महिला हिरणमयी शरतचंद्र की प्रतिभा की तुलना में कहीं नहीं ठहरती थी। जब भी कोई उनसे शरत साहित्य के अमर नारी पात्रों की चर्चा करता तो हंस पड़ती, कहती मैं मूर्ख, भला उनको क्या जानूं, तुम्हारे दादू ही जानते हैं। कितनी भोली थी वे, परंतु अपने अंतर के ऐश्वर्य और निश्चल प्रेम से उन्होंने उस सर्वजन चित्तजयी कथा शिल्प के चित्त को जीत लिया था। वह जितनी धर्मशीला थी उतनी ही कोमल हृदय और सेवापरायण थी, लेकिन वे शरतचंद्र के साथ कभी किसी मित्र या नातेदार के घर नहीं जाती थी। वे उन्हें सदा बहू या बड़ी बहू कहकर पुकारते रहे। वह सुंदर नहीं थी, किंतु उनकी दृष्टि में वह प्रेम का अंजन लगाती थी। वह उनके रूप की प्रशंसा करते ना अघाते थे। कहते बड़ी बहू का रंग खूब गोरा न होकर भी उनके जैसा फिगर देह यष्टि बंगाली नारी में बहुत कम देखने को मिलती हैं। समय समय पर अपने मित्रों और प्रशंसकों को जो उन्होंने पत्र लिखे हैं उसमें उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ अपने ग्रस्त जीवन की चर्चा की है और अपनी सफलता का श्रेय बड़ी बहू को दिया है। उनके पत्रों से यह भी पता लगता है कि हिरणमयी देवी उनके खान पान और आने जाने पर भी अंकुश रखती थी। एक सेर तंबाकू 7 दिन चलाने का आदेश था, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ प्रेम का उच्छ्वास हार्दिकता और गहन आत्मीयता में बदल गया था। जीवन भर लेखनी के साथ उनका रक्त का संबंध रहा था। अंतिम विदा के समय यह मानो अत्यंत परिजन ही सबसे अंतिम स्पर्शानुभूति थी। एक दिन पूर्व उन्होंने अपना वसीयतनामा भी लिखवा दिया था। सब कुछ अपनी पत्नी हिरण देवी के नाम कर दिया। उस दिन 16 जनवरी रविवार सन 1938 तदनुसार 2 माघ 1344 बंगाब्द और पौष पूर्णिमा का दिन था। सवेरे के 10 बजे भारत के अपराजेय कथा शिल्पी जनप्रिय साहित्यिक के अंतिम सांस ली। उस समय उनकी आयु भी थी 61 वर्ष 4 मास। स्वयं एक दिन उन्होंने कहा था, मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कभी भी नहीं होगा। संध्या को 5:45 पर केवड़ा तल्ले में एक विराट जनसमूह के सामने उनका भौतिक शरीर अग्नि को सौंप दिया गया। शेष रह गई बेशुमार अटपटी यादें और रह गया उनका विपुल साहित्य, जो अन्याय के विरुद्ध उनके सतत युद्ध का अमर साक्षी है। और साक्षी है उनके इस दावे का, मैंने अनीति का प्रचार करने के लिए कलम नहीं पढ़ी, मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता की उस महिमा को, जिसे सब नहीं देख पाते, नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया है।